A very, very, very good afternoon to all the ढूंढा and the ढूंढी and all the हावरा and the हावरी। यार मैं लेके आ गया हूँ वीडियो जिस चीज का आपको इंतजार था, DTIDT का पेपर सोल्यूशन न्यू सिलेबस का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने DTIDT के जो MCQs है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिस दिन पेपर हो गया था उस दिन वो वीडियो आप लोगों को यहाँ पे आई बॉल में कहीं ना कहीं दिखता रहेगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, तो जरूर जाकर आप आपके वहां पे MCQs देख लेना। मैं डायरेक्टली किसके ऊपर जाने वाला हूं? मैं जाने वाला हूं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस मैंने स्निप करके हमारे इसमें सॉल्यूशंस भी मैंने लिख के रखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग फटाफट हम लोग हमारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जाइए, पहला क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन था, रेजिडेंशियल स्टेटस का 7 मार्क के लिए जो आया था। भैया सावित्री की एज 48 ईयर्स है और बोला कि आप हर एक स्टेट में आप हर एक इसमें बताओ, अगर वो ROR रहेगी या RNOR रहेगी या NR रहेगी तो कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी। चलिए करते हैं हम लोग फटाफट। प्रॉपर्टी लंदन में है और पैसा सिंगापुर में आया, ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है? ROR। एक सेकंड देना मेरे को। सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल होती है। ठीक है भाई साहब। दूसरा अगर हम जाएंगे, सैलरी इनकम इन सिंगापुर बट क्रेडिटेड इन द बैंक ऑफ चेन्नई, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। आगे आ जाइए यार। बैंक इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ FD, अरे भैया बैंक इंटरेस्ट है, FD भैया चलो ले लो 1,20,000 रुपया, ये सबको टैक्सेबल रहेगा, हर एक व्यक्ति को टैक्सेबल रहने वाला है ये। डिविडेंड इंडियन कंपनी, बैंक अकाउंट इन इंडिया, भैया इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद इंडियन कंपनीज खत्म, भले ये तुमको आउटसाइड इंडिया मिलता हो पर ये इंडियन इनकम माना जाएगा, तो ये सबको टैक्सेबल होने वाला है। लास्ट वाला, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड USA, यूनाइटेड INC इनकॉर्पोरेटेड इन USA, क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली एंड ओनली टू ROR। सिर्फ ROR को टैक्सेबल है। किसको टैक्सेबल? फॉरेन इनकम ओनली एंड ओनली टू ROR। तो ROR को हमने टैक्सेबल कर दिया। ये रहा आपका आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन, हमने इतने टफ क्वेश्चन करे जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। बिल्कुल हमने बहुत टफ क्वेश्चंस करे हुए इसके अंदर। अब ये देखिए, सैलरी का तो इतना चिल्लर क्वेश्चन था जिसका कोई हिसाब नहीं है। मिस्टर साहिल है, 40 ईयर्स उनकी एज थी, रेगुलर एम्प्लॉय एक्स प्राइवेट लिमिटेड के। इंफॉर्मेशन दी है, बेसिक सैलरी 3 लाख, भैया बेसिक सैलरी हमने लिख दी 3 लाख रुपया, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया 36,000, 2 बच्चों का एग्जामेशन मिलेगा अपने को। 36,000 माइनस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड इंटू 12, 2400 हमने माइनस करा। 33,600 उसका टैक्सेबल हो जाएगा। सर्वेंट अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस नहीं है। सर्वेंट अलाउंस जो रहता है इट इज टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस क्या हो जाता है बेटा? इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल है। फिर दूसरा है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 100% टैक्सेबल होता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं जिसको सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलेगा, तो इसलिए देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 100% टैक्सेबल किया है हमने। फिर परक्यूजिट्स आए, मेडिकल फैसिलिटी, फिर परक्यूजिट्स आए भैया। अगर अपन मेडिकल फैसिलिटी देखेंगे, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ मिस्टर साहिल एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन अ हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, ये जो पर्क है ये एग्जेम्प्ट होगा, इसलिए हमने पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटी क्या किया है? एग्जेम्प्ट किया है ये, क्योंकि इट इज एन हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, फैमिली मेंबर जिसके अंदर आते हैं। फिर दूसरा परक्यूजिट है फ्री मील्स, ऑफिस आवर्स में दिया गया है, 80 रुपए का है, 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 30 रुपया टैक्सेबल होगा। तो देखो हम लोगों ने फ्री मिल्स 24,000 रुपये यहाँ पे पहले लिख दिया और फिर बाद में 50 रुपये एग्जेम्प्ट होता है, तो 15,000 रुपये माइनस करके 8,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। गिफ्ट है, दिवाली में दिया गया 7,000 रुपये का गिफ्ट है, 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा, तो 2,000 रुपये टैक्सेबल होगा। इतना चिल्लर क्वेश्चन, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भैया टैक्सेबल होने वाला है, 100% टैक्सेबल है। ग्रॉस सैलरी हमने निकाला, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना भूलना मत, आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा
32,000 सॉरी 3,21,600 रुपीज, ये आपका टैक्सेबल सैलरी आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं कि कौन सा रहेगा। ये रहा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने भी है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी। अरे वाह यार, हाउस प्रॉपर्टी तो एकदम मतलब सारे क्वेश्चन चिल्लर थे। इस साथ चिल्लर पेपर मतलब यार क्या बताऊं मैं आप लोगों को, पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं था। हम लोगों ने इनफैक्ट हमारे सक्सेस बैचेस वगैरह में, रेगुलर बैचेस के अंदर बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस करे हुए, सैलरी के, रेसिडेंशियल स्टेटस के, हाउस प्रॉपर्टी के, पीजीबीपी के, कैपिटल गेन के, हम लोगों ने कभी भी टफ किए हुए। आ जाइए फटाफट। मिस्टर गौरव ओन्स हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर। The fair rental value is 1,50,000. Municipal value is 1,30,000. तो भैया fair value जीत गया। The house was let out from 1st April to 30th September on a monthly rent of 5,000. 5,000 into 6, 30,000 आएगा ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6, 30,000 ठीक है। एंड फ्रॉम 1st अक्टूबर गौरव ऑक्यूपाइज हिज हाउस फॉर हिज रेसिडेंस सेल्फ। तो ये भैया आपका टाइम वाइज लेट आउट है और उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग पूरे घर को लेट आउट के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट रहता है पूरे 12 महीने का लिया जाता है, उसको आप कंपेयर करोगे आपके एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर है। यहाँ पे आपको कोई म्युनिसिपल टैक्सेस को बाइफरकेट नहीं करना, लेट आउट में जो आप करते थे वही करना है। इंटरेस्ट का भी पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है, कुछ खास बात है ही नहीं यार। म्युनिसिपल टैक्स है 13,000 रुपए, इसका डिडक्शन मिलेगा। चलो आ जाते हैं हम लोग। मैंने देखो जीएवी निकाल दिया 1,50,000। अभी आपको मालूम है 1,30,000, 1,50,000 विच एवर इज हायर, और वहां पे तो 30,000 आ रहा था, इसलिए 1,50,000 हमारा जीएवी है। इसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, ये आपके लैंड रेवेन्यू और ये आपके माइनस नहीं होंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद हमारा एनएवी आ जाएगा तो 1,37,000। उसके बाद देखिए यार, उसके बाद तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी रहता है, तो स्टैंडर्ड है 24A का। उसके बाद क्या बोला गया है, द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी इज टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 12,500 हैज बीन पेड। वैसे भी जो इंटरेस्ट रहता है ये अक्रूवल बेसिस पे यहाँ पे अलाउ किया जाता है। किसमें अलाउ किया जाता है? अक्रूवल बेसिस पे अलाउ किया जाता है। To repay this loan, Mr. Gaurav has taken a fresh loan and interest charge on this loan is 6,500। भैया की नोट्स में, अपने रेगुलर नोट्स में भी लिखेला है। अरे भैया फ्रेश लोन लेते हो जिनने लोन को पे करने के लिए, तो उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलने वाला है। तो भैया इंटरेस्ट देख लो, 12,500 प्लस 6,500 दोनों को ऐड करो, आपका इंटरेस्ट आ गया, माइनस करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 76,900 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। बहुत 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 सिंपल पेपर था, तो ये भी 7 मार्क के लिए था। ओ हो, अगला क्वेश्चन भैया पीजीबीपी का क्वेश्चन है यार। किसका क्वेश्चन है ये? पीजीबीपी। इससे सिंपल क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं पीजीबीपी में, कुछ दम ही नहीं था पीजीबीपी में। मतलब सबसे साधारण अगर पेपर अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पीजीबीपी था, सबसे साधारण, बिल्कुल भी इसके अंदर दम नहीं था। मिस्टर गोपाल इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस, फॉलोइंग इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भैया। और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, बैड डेट्स की, डेप्रिसिएशन की, और कुछ तो भी रेंटेड प्रॉपर्टी की, ठीक है। कोई भी ऑप्टेड नहीं 115 बीएसी के अंदर, तो यार ये भी बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी वाली बात थी, है ना। तो अगर अपन इस पे बात करेंगे, देखेंगे, अगर अपन इसके ऊपर ध्यान देंगे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट की। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट 1,80,150, ये आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। और फिर अपन जाएंगे, सबसे पहले हम लोग हमारे पूरे डेबिट साइड को देखेंगे, जो जो चीजें डिसअलाउड रहेंगी उसको हम ऐड करेंगे। क्रेडिट साइड में जाएंगे, जो चीजें डिसअलाउड रहेगी उसको माइनस करेंगे। और फिर भैया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ट्रीटमेंट्स कर लेंगे। आज जो भैया एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस में अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए इसको मार्क करके रख लिया अपन ने, ताकि इसका एडजस्टमेंट बाकी रहेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये पर्सनल नेचर के होते हैं, इसको ऐड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, भैया ध्यान से सुन लेना बेटा, इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाता। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, भाई मोटर कार बेचा हुआ है उसका यहाँ पे थोड़ी कुछ ट्रीटमेंट आएगा, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऐड करना पड़ेगा। सैलरी अलाउड है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस 1790, हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ होता है, लाइफ इंश्योरेंस डिसअलाउ, इसलिए अपन ने उसको ऐड किया, लेकिन 1790 को ये ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऐड करो, जो एक्चुअल इनकम टैक्स में अलाउ किया जाएगा उतना अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने जिस चीज को एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एक बार जिस चीज को हमने मार्क किया तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बैड डेट्स हमारे अलाउड होंगे, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे।
एडमिसिबल डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से 1600 है, इसको माइनस कर देंगे. द असेसी इज रनिंग his business in a rented property, half of which is used for his own residence. अरे आधा वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और आधा घर के लिए यूज कर रहा है, तो जितना पर्सनल नेचर का है उतना डिसअलाउ करना है. तो रेंट ऑफ 2400 इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर हाउस इज इंक्लूडेड इन द, अरे मतलब पूरा 2400 अपन ने घर का पूरा 2400 अपन ने पीएनएल में डेबिट किया, नहीं चलेगा भाई साहब. बैलेंस 500 इज अकाउंट टू म्युनिसिपल टैक्स, तो मतलब 2900 में से 50% डिसअलाउ कर दो भैया, 50% ऐड कर दो, 1450 चुपचाप ऐड कर देना है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे एडिशंस में मैंने डिसअलाउड एक्सपेंसेस के अंदर रेंट रेट एंड टैक्सेस को ऐड किया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को ऐड किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ऐड किया, मोटर व्हीकल को जो सेल किया उसको ऐड किया, इंश्योरेंस और लाइफ को ऐड किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ऐड किया. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल के अंदर हमको दिया गया है, उससे हम लोगों ने इसका काम किया. आ जाइए आगे. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, भैया ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो इसलिए ये जो इनकम है ये अपने को माइनस करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला अपन ने माइनस कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी वाला हमने माइनस कर दिया. फिर डेप्रिसिएशन जो आपको इनकम टैक्स में अलाउड है उसको माइनस किया, और बैड डेट जो आपने उसको माइनस किया, जो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था उसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया. तो जब आप आपके ऐड माइनस करोगे तो आपका आंसर 181670 आएगा, 181670 आएगा. वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी दम नहीं था. मतलब यार क्या बताऊं मैं. ओ हो भैया, क्वेश्चन नंबर 4A था, किसके बारे में था? क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A तो था आप लोगों का, इट वॉज अबाउट कैपिटल गेन. अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. कुछ गलती आप लोगों ने करी होगी तो ध्यान देना. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले स्टेप मार्किंग मिलता है क्या सर? यस, स्टेप मार्किंग बच्चों को मिलता है ना. तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, तो चिंता नहीं करना है. आपको मैंने सोल्यूशन दिया है, उसमें आपके स्टेप्स राइट रहेंगे तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे. चिंता बिल्कुल भी मत करना कि भैया सर सिर्फ फाइनल आंसर नहीं रे बेटा, सिर्फ फाइनल आंसर की बात नहीं है. कभी कभी स्टेप्स नहीं होते फाइनल आंसर हर एक बच्चे के, तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते ही मिलते हैं. लेकिन मैं आपको बोलूँ इतना सिंपल पेपर है जिसका कोई हिसाब नहीं है. आ जाते हैं हम लोग. Mr. Manoj is a resident individual who retired from employment in March 2022. He sold his residential building for 60 lakh to Zeet Limited. ठीक है भैया, बेच दे. दिल्ली ऑन 3 Feb. कब बेचा हुआ है? 3 Feb को बैठा हुआ है. मिस्टर मनोज पेड 2% कमीशन ऑन द सेल प्राइस. 2% कमीशन मतलब ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है. 60 लाख का 2%, 1,20,000 रुपये आएगा. टू प्रीतम फॉर फेंचिंग द बायर. ठीक है. द बिल्डिंग इज इनहेरिटेड बाय हिम एज पर विल, तो ये इसको उसकी मम्मी से मिला हुआ है ऑन 5 अप्रैल 2000. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेना है अपने को इसके अंदर. शी हैड एक्वायर्ड द बिल्डिंग ऑन 18 अक्टूबर फॉर 1 लाख. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वॉज एज ऑन 1 अप्रैल 5 लाख, तो 5 लाख अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल इज 70 लाख. भैया 60 लाख में तुमने बेचा है, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 70 लाख है, इसलिए अपन 70 लाख की अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे. 10% का जो वेरियंस है वो इसको बीट कर रहा है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बीट कर रहा है, इसलिए अपन 70 लाख लेने वाले हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 70 लाख क्या लिया हुआ है? 70 लाख लिया गया है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट 2% रहेंगे. 2% ऑफ 60 लाख से याद रखना रे बाबा, तो तुम गलती कर देंगे इसके अंदर, ये गलती नहीं करना है. तो अपना एक आ गया नेट सेल कंसिडरेशन, अपना आ गया है 68,60,000. यहां तक हमने कर लिया. आगे चलते. Earlier, Mr. Manoj had entered into an agreement with Mr. Ram on August 2022 for the sale of the same building and forfeited the advance money of 2 lakhs. income from other sources में जाएगा. Capital gain में इसका कोई treatment नहीं है. He purchased a residential apartment in Madurai for 30 lakhs on 28th March 2023. ठीक है, घर के बदले घर लिया. 54F के अंदर आपको 54F के अंदर पहले मैं भूल ही गया था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना. ठीक है, 5 लाख आपका मदर का जो प्रॉपर्टी का वैल्यू था एज ऑन 1 अप्रैल वो रहा 5 लाख. डिवाइडेड बाय आप इंडेक्स ईयर लोगे 2000 का, वो उसका 100 मल्टीप्लाई करोगे 331 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जिससे आपका ग्रॉस कैपिटल गेन आ जाएगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर है ये. अब एग्जाम्पशन पे जाएंगे हम. घर के बदले घर लिया है, 28 मार्च को लिया है, 3 फेब को बेचा था, 28 मार्च को लिया है. चलता है भैया, 1 2 3 है उसके अंदर, 1 साल 2 साल 3 साल, तो भैया इसे तो जल्दी कर लिया, इसलिए अपन 54F का एग्जाम्पशन माइनस कर रहे हैं. फिर इसने ना बेटा
आरईसी के बॉन्ड्स भी लिए, लेकिन इसने कब लिए? 30 नवंबर 2023 को लिए, 6 महीने के अंदर लेने रहते हैं। फेब्रवरी 2023 में आपने माल बेचा और नवंबर में लिया, तो 6 महीने के अंदर आपने नहीं लिया है, इसलिए इसका आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यही एक छोटा सा पॉइंट था जिसके अंदर आपको ध्यान देना था। इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब कैपिटल गेन तो भैया पूछो मत, एकदम ऐसा लॉलीपॉप दे दिया था अपने को, ऐसा लॉलीपॉप चिल्लर दे दिया अपने को, कुछ दम। अपन ने तो कितने खतरनाक लेवल के क्वेश्चन करे हुए। तो आपका कैपिटल गेन आएगा। अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, कैलकुलेशन एरर, वैसे होगा नहीं, मैंने खुद ने किया हुआ है, फिर भी हो सकता है ना गड़बड़ गड़बड़ में कुछ किया होगा गलत। तो मेरा आंसर आया 22,25,000, है ना। बहुत सिंपल पेपर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एरिया क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन तो यार पूछो ही मत, किसके ऊपर था अगला क्वेश्चन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बात है यार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इतना सिंपल क्वेश्चन आया था जिसका कोई हिसाब नहीं। सोनाली ने इंफॉर्मेशन दी है अपने को। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, 2,500 रुपये उसको मिला, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और एग्जामेशन दे देना इसको, बाद में एग्जामेशन मिलेगा इसको। ये 2,500 रुपये का उसको एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 10 क्लॉज 15 के अंदर। 3,500 रुपये तक का एग्जाम्प्ट होता है ना, इसलिए उसको अपन ने एग्जाम्प्ट कर दिया। ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट है, तो भैया 30% टीडीएस रहता है, उसको ग्रॉस कर देना। तो अपन ने उसको ग्रॉस कर दिया। 228,840 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। यार ये देखो, क्या देखो मिस्टेक दिख गया ना यहाँ पे, मैं करता हूँ 28840 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। हाँ, एक जीरो ज़्यादा आ गया था इसमें, मैं लिख देता हूँ उसको माइनस करके, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा ना नीचे। 41 अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ ये रहा, 41,200 होएगा। नीचे का आंसर में से एक जीरो जाएगा, वो मैं करता हूँ उसको, मैं एक जीरो नहीं, उसको मैं टोटल फिर से मार लूंगा। हाँ, तो 41,200 ग्रॉस था, नेट था, ग्रॉस किया उसको अपन ने। रिसीव्ड अ मोटर कार गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ बर्थडे। मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसलिए नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, वेरी गुड। फिर भाई साहब कैश गिफ्ट ऑफ 15,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड, 50,000 से ज्यादा, इसलिए पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज इनकम पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर भाई साहब रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है 30,000 रुपया है, और ये 30,000 रुपये के बदले कमाने के लिए अपन ने 22,000 रुपये का रेंट भी दिया है, तो 8,000 रुपये टैक्सेबल होगा। और वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। अभी मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ। 41,200 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो आंसर आता है आपका 1,19,200। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आपका इनकम है। 7 मार्क का चिल्लर पेपर, इतना चिल्लर पेपर जिसका कोई हिसाब नहीं था, जिसका कोई हिसाब नहीं था, वेरी चिल्लर पेपर। फिर आया भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब क्या यार, कितने सिंपल क्वेश्चन थे। ये सेट ऑफ के ऊपर है यार। सेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम को माइनस नहीं करते भैया, एग्जाम्प्ट इनकम है तो एग्जाम्प्ट इनकम का लॉस किसी के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 है, लेकिन 2 लाख तक ही मिलने वाला है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इनकम फ्रॉम नॉन लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन, ये इसके अगेंस्ट माइनस कर दो, हाउस प्रॉपर्टी को भी इसके अगेंस्ट माइनस कर दो। इनकम फ्रॉम कार रेसेस, ये आपका कैजुअल इनकम होता है, तो भैया इसको आप टैक्सेबल रखो, है ना। इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम ओएमआरएच, ओएमआरएच का लॉस ओएमआरएच की इनकम के अगेंस्ट जाता है, कुछ खास नहीं था, इसने रिटर्न रिटर्न सब टाइम पे फाइल करे, इसलिए इसको सारे एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं, देख लीजिए आप। एग्रीकल्चर इनकम का कोई सेट ऑफ नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस 9,72,000 था, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अपन ने माइनस किया। हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख ही माइनस कर सकते हैं। कार का भैया जो इनकम है वो एज इट इज रहेगा, कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये इनकम कैजुअल इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं करा जाता। ओएमआरएच के अगेंस्ट ही जाएगा, तो इसलिए ओएमआरएच भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 20,70,000 ओएमआरएच आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, और 20,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसके अंदर दम नहीं था, एकदम चिल्लर पेपर, बहुत चिल्लर। अगला क्वेश्चन पे अपन जाएंगे। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आ जाइए यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मिसेस ज्योति 46 ईयर्स है, रेसिडेंट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन देखिए, इन्होंने क्या बोला,
आप बताओ कि इन्होंने वो जो न्यू टैक्स रिजिम है अभी के ज़माने में, है ना, अभी नए फाइनेंस एक्ट में इसको हम न्यू टैक्स रिजिम बोलते हैं, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलते हैं, लेकिन आपके इसमें इसको हम अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम बोलते थे। क्या उसने अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो आपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों ओल्ड टैक्स रिजिम और ये जो अल्टरनेट टैक्स रिजिम, जिसको अभी हम न्यू टैक्स रिजिम एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलते हैं, उसके अंदर दोनों में इनकम कंप्यूट करना है और दोनों में टैक्स निकालना है। जिसमें टैक्स कम आएगा वो भैया हम लोग फॉलो करेंगे, सिंपल था। तो अभी मैं आपके साथ जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है वो तरीके से इनकम कंप्यूट करूंगा। सैलरी यहाँ पे ग्रॉस है 9,50,000, 50,000 रुपये प्लीज माइनस कर देना स्टैंडर्ड डिडक्शन के। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000 है, 2 लाख तक का ही आप सेट ऑफ कर पाएंगे, सैलरी इनकम के अगेंस्ट भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,000, भैया 12,000 ले लो, बाद में आप इसका डिडक्शन दे देना। डिपॉजिट इन पीपीएफ डिडक्शन में चला जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। एलआईसी प्रीमियम पेन ऑफ डिपेंडेंट फादर 75 ईयर्स, एलआईसी वाइफ का एंड चाइल्ड का मिलता है, पेरेंट का नहीं मिलता है, तो इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सिंपल से कंप्यूट किया। सैलरी इनकम 9,50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 9 लाख आ गया। हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए तक का अपन डिडक्शन सेट ऑफ कर सकते थे तो कर दिया। 7 लाख रुपए आपका सैलरी का इनकम आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट 12,000 रुपया है एंड डिविडेंड है आपका 50,000 रुपया। ये आपका जीटी आ जाएगा 7,62,000। इसके अंदर आप जो आपका क्या बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 80 टीटी ए का 10,000 रुपये का डिडक्शन ले लेना, और पीपीएफ के अंदर जो आपने 1.5 लाख रुपए डाले उसका डिडक्शन ले लेना। आपका टोटल इनकम आ जाएगा 6,02,000 रुपया। अब 6,02,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करना है। मैंने टैक्स यहाँ पे कंप्यूट करके रख दिया, राउंडिंग ऑफ करना आपने भूलना नहीं है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर मेरा टैक्स आ रहा था 34,220। मैं अब न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को मिलता नहीं है। ऑफकोर्स डिफॉल्ट अभी जो नए इसमें आया, नए फाइनेंस एक्ट में मिलता है, लेकिन आप लोग जो साल में पढ़ते थे उसमें नहीं मिलता था। तो इसलिए 9,50,000 आपकी सैलरी इनकम हम पे कंसिडर करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का सेट ऑफ होने वाला नहीं है, तो 2 लाख रुपए का आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि सेट ऑफ करने नहीं मिला आपको अदर इनकम के अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट 12,000, डिविडेंड 50,000, 10,12,000 रुपए आपका टोटल इनकम है, क्योंकि डिडक्शंस मिलते नहीं है आपके अल्टरनेट टैक्स रिजिम में। आपको डिडक्शन 80C का 80T ये सब मिलते नहीं है। तो 10,12,000 रुपए आपकी इनकम आती है। अब 10,12,000 के ऊपर आपको टैक्स निकालना है, ये मैंने पूरा कंप्यूट करके रखा हुआ है। प्लीज आप नए फाइनेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो 3 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, 3-6 ऐसा, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट में आपकी एग्जाम हुई है उसके अंदर 2.5 लाख का था। तो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्यूट करके आंसर निकाला 80,500 रुपीज। तो यार कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आंसर आ रहा था हमारा 34,220, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने के बाद, और यहाँ पे आंसर आता है 80,500। तो भैया बेटर वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर अल्टरनेट टैक्स रिजीम, वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने डीटी के हर एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे भैया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 4, 5, हर एक में 2-2 थे। 8 क्वेश्चन डीटी के हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। अब चलते हम लोग इजी वाले पे चलते, हम लोग हमारे एकदम भैया मैंने तो ये सक्सेस मैच में भी बोला हुआ है और रेगुलर में भी बोला हुआ है कि भैया ये जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से आते हैं, तो क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, आपको मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन थे दोनों थ्योरी के। अब आया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आरसीएम के अंदर। आईडीटी तो बहुत ही ज्यादा चिल्लर था, मतलब अगर कोई बच्चे को पीजीपी सॉल्व नहीं करना था, कैपिटल गेन नहीं सॉल्व करना था, जो बहुत इजी था, वो आराम से आईडीटी कर सकता था, है ना। यहाँ पे भैया कौन टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बिजनेस फैसिलिटेटर के अंदर बैंक पे करेगी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर कंपनी पे करेगी। बहुत सिंपल, 7 मार्क के लिए आपको पूछा था। माइंडेड बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं बोला है, बिजनेस फैसिलिटेटर बोला है, तो वहां पे कभी कभी आप कंफ्यूजन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 मार्क के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था, जो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। भैया अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, थोड़ा सा नाम बराबर नहीं आया, इनका नाम है हैप्पी एंटरप्राइजेस, ठीक है भैया। हैप्पी एंटरप्राइजेस ने मशीन बेची हुई है खुशी ट्रेडर को, ठीक है भैया। लिस्ट प्राइस दिया गया है 12 लाख, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो है वो ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन के चार्जेस ऐड करेंगे, फ्रेट के चार्जेस ऐड करेंगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम 1 NGO ऑन द सेल ऑफ सच मशीन, ठीक है।
दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस एंड ऑल्सो नॉट कंसीडर्ड। भैया सब्सिडी के ऊपर तो हमने बहुत डिटेल में बात करा और रेगुलर में भी लिखा हुआ है। जब आपका गिवन प्राइस है और सब्सिडी नॉट कंसीडर्ड है, मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सब्सिडी माइनस करके नहीं बताई गई है, और ये सब्सिडी सरकार ने नहीं दी है, बाहर वाले ने दी है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते थे, हम जनरली सब्सिडी को ऐड कर देते थे जब बाहर वाले रहते थे। ये मैंने सक्सेस बैच में भी बोला, रेगुलर में भी बोला है बच्चा, सब वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल आएगा, सब्सिडी में आप देके जाएंगे, है ना बेटा। देखो सब्सिडी का गिवन प्राइस दिया गया है और अगर आपको बोला गया है सब्सिडी हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, अपन ने उसका वो भी मेरे को आपको रट्टा भी करा के दिया है लिखा के, ये सब्सिडी एनजीओ से है, जनरली अपन इसको ऐड करते थे, पर अपन इसको ऐड नहीं करेंगे। नो ट्रीटमेंट। व्हाई नो ट्रीटमेंट सर? बिकॉज बेटा एकदम सिंपल सिंपल सी बात है, वर्ड प्रॉब्लम है। रेगुलर में पढ़ाते टाइम बोलता ना, बचपन के तुम्हारे पाप है। बचपन में एलजबरा आता था, एलजबरा में वर्ड प्रॉब्लम आती थी तो अपनी लग जाती थी, है ना। अब आप सक्सेस बैच जिसने रेगुलर किया है तो उसको तो बहुत डिटेल में गया है, पर सक्सेस बैच में भी बहुत रेगुलर डिटेल में दिया है मैंने। सक्सेस बैच का जीएसटी का देख लेना, उसके अंदर मैंने ये बात बताया है कि सब्सिडी यहाँ पे क्या बोला है, इट इज नॉट बीन कंसीडर्ड। जब अपन ने इसको कंसीडर नहीं किया मतलब अपन ने इसको माइनस नहीं किया। माइनस किया होता तो अपने को इसको ऐड करना पड़ता। अब अपन ने इसको जब माइनस ही नहीं किया तो इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके कंसेप्ट अच्छे रहेंगे उसको समझेगा, जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं रहेंगे उसका कुछ मैं नहीं कर सकता। इसका आंसर सिंपल है, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट प्राइस, म्युनिसिपल टैक्स, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं आता है। खुशी ट्रेडर डिडक्टेड 3000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वॉज नॉट एज पर द अग्रीमेंट। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए दो चीजें पूरी होनी चाहिए, एक तो ये लिंक्ड होना चाहिए विद द इनवॉइसेस एंड एज पर अग्रीमेंट होना चाहिए अग्रीमेंट में, एंड बाद में जीएसटी रिवर्स होना चाहिए। तो ये एज पर अग्रीमेंट है ही नहीं, इसलिए इसको अपन को माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हैप्पी ने कुछ तो भी क्रेडिट पीरियड दिया था 45 डेज का, और उसके बाद 1% लेने वाला था, उसने 60 डेज में पेमेंट किया, लेकिन इंटरेस्ट अपन ने वेव ऑफ कर दिया। जनरली इंटरेस्ट जो रहता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है, लेकिन किंतु परंतु जब अपन ने वेव ऑफ कर दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आने का कोई काम बनता नहीं है। खत्म। अरे खत्म मेरे भैया, तुम्हारा आंसर ही खत्म। ये लो 12,47,500, ये आपका आंसर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना सिंपल 7 मार्क के लिए तुमको दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो उसके बाद का क्वेश्चन है वो थ्योरी का क्वेश्चन है। रेफर कर लो, मॉड्यूल सिंपल है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी के ऊपर। अपने क्लास के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं आप। क्या बोला गया है भैया, एकदम सिंपल सिंपल। एबीसी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। भैया बोलता कितना आईटीसी मिलेगा। रॉ मटेरियल सोल्ड टू कस्टमर, परचेज फ्रॉम कस्टमर, भैया ये 4,50,000 रुपये इसका मिलने वाला है। पर्सनल यूज के लिए इसका नहीं मिलेगा। मशीनरी जो ली है उसका मिलेगा, ले लिया भैया अपन ने उसका 1,23,000। फिर मोटर कार ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है इमोल्ड प्रॉपर्टी के लिए। प्लांट एंड मशीनरी होती है या रिपेयर का काम होता है या खुद का कंस्ट्रक्शन का काम होता तो मिल जाता, तो ये डिसअलाउ होने वाले ब्लॉक क्रेडिट के अंदर। इसलिए आपको आईटीसी मात्र 5,73,000 का मिलेगा। किसका मिलेगा? 5,73,000 का मिलेगा। विद दिस वी आर डन विथ आवर वॉट अपना हमने खत्म कर दिया भैया डीटी आईडीटी का पेपर डिस्कशन। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स वाला मैं सेशन पहले ले चुका हूँ, ये वाला भी आप देख के बताना कि कितने मार्क आपके आ रहे हो और कितने मार्क आपके नहीं आ रहे हैं, है ना। और भैया अच्छी तरीके से पढ़ो, रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं 20-25 फेब के बीच में आपके रिजल्ट्स रहेंगे, है ना। और अगर आपका हमने एक वीडियो बनाया था कि अगर अभी एग्जाम खत्म हो गई क्या करना चाहिए, है ना, बताया गया था उसके अंदर कि ग्रुप 1 आपने दिया है तो ग्रुप 2 आपने स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी हालत में आपने ग्रुप 2 क्या कर लेना चाहिए, अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका ग्रुप 1 हो गया है, सर मैं फेल होने वाला हूँ ग्रुप 1, तो भी ग्रुप 2 स्टार्ट करो, दोनों ग्रुप एक साथ दो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, टाइम अपना बर्बाद मत करो, बिकॉज योर टाइम इज मनी, है ना हनी। अभी आपको ये बात समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप थोड़े से स्किल भी डेवलप करो खुद के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर के स्किल बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा मैं बार बार बात बता रहा हूँ कि वर्क लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ आर टू डिफरेंट लाइफ, देयरफॉर यू विल हैव टू डेवलप सम
skills and some prerequisites which are required to survive, sustain, grow in work life. Many times students are very good in academic life but they are not that good in their work life. तो आपको वो भी मैनेज करना है. थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पढ़ो, बुक्स पढ़ो, मोटिवेट खुद को करो, बुक्स पढ़ के चेंजेस करो खुद के अंदर, है ना. और बस इतना ही इस वीडियो में, और कुछ मेरे को और कुछ कहने के लिए और कुछ बचा नहीं. बट भैया आप पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी जाकर बढ़ेगा इंडिया. लव यू, बाय बाय, टेक केयर. और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने मार्क्स जरूर बताना, कितने मार्क्स आ रहे और कितने मार्क्स नहीं आ रहे. हमने ग्रुप 1 में बाकी सब्जेक्ट्स के भी सारे एमसीक्यूज डाले हुए हैं, ठीक है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं. बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर.